जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। या 60 साल का कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में हो चुका है या होने वाला है, तो अगर वो सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो आपको पता होगा उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और वहाँ पर आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। आपको पता होगा ये आपका खुद का ही पैसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, जो आपकी जो कार्यकाल था, आपकी अवधि के दौरान आपका काट लिया जाता है, बाद में आप ही को वापस दिया जाता है विद इंटरेस्ट। तो कौन कौन से ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको मिल सकते हैं और उनके ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट आपका होने वाला है, क्या सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है, क्या सारे के पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो दोस्तों आपको सारे के सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके टैक्स रूल के पता लग जाएंगे। तो आप भी रिटायर होने वाले हैं या आपके परिवार में कोई रिटायर होने वाला है या हो चुका है तो उस व्यक्ति के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी पता लग जाए कि मुझे टैक्स देना है, नहीं देना है, कितना देना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने बना दिए हैं, उनको भी आप फॉलो करते जाइएगा क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। देर ना करते हुए टैक्स ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, टैक्स ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट पर आपको टैक्स देना है और कौन कौन से पर नहीं देना है। रिटायरमेंट आपको पता होगा एक इमोशनल और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि मैंने इतने साल इस संस्था में काम किया, और दोस्तों आपको और आपकी फैमिली को भी काफी प्राउड होता है। लेकिन काफी सारी मनी, काफी सारे फंड आपको मिलते हैं इस ओकेजन के ऊपर, तो आपको इस फंड का, इस रूल्स का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि कौन से पैसे पे हमें टैक्स देना है, कौन से पे नहीं देना है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने काम किया, पीएसयू के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया, तो कब आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, क्या एग्जम्पशन आपको मिलेगी, एडवांस टैक्स आपको भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या क्या फंड आपको मिलते हैं। जब आपको पता होगा, अगर आप पेंशन स्कीम में थे, जब आप रिटायर हो चुके हो तो आपको अनकम्यूटेड पेंशन है जो कि हर महीने जब तक आप जीवित रहेंगे वही मिलने वाली है, और उसके बाद में ये वाली पेंशन आपके स्पाउस को मिल जाएगी जिसे कि फैमिली पेंशन बोलते हैं। इसके बाद में कम्यूटेड पेंशन होती है, कुछ अमाउंट जो आपको इकट्ठा ही मिल जाती है। इसके अलावा ग्रेचुटी होती है, फिर लिव एनकैशमेंट होता है, फिर जीपीएफ होता है या ईपीएफ होता है। इनको हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बताना चाहूंगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, ऐसी लिमिट जो आपकी आईटीआर भरने की लिमिट को डिफाइन करती है। दोस्तों, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आईटीआर फाइलिंग की लिमिट है, चाहे आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है, टीडीएस कट गया या नहीं कट गया, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है। फिर से ओल्ड टैक्स रेजाइम और न्यू टैक्स रेजाइम दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हैं और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए, अगर आप रिटायर हुए हो तो आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए। 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम वालों के लिए 3 लाख, 80 साल से ज्यादा जो कि सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है। अगर इन लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम चली जाती है तो आप मेक श्योर करें आपको आईटीआर भरनी ही भरनी है, चाहे आपका टैक्स कितना भी बनता हो। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हैं तो उम्र की कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है, कोई यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी नहीं डिफाइन की है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आईटीआर भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। अब जो पहला ऑप्शन दोस्तों, रिटायर होने के बाद अगले महीने ही आपको मंथली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर महीने में जितनी भी सैलरी थी उसका कुछ परसेंटेज, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी तो 50,000 रुपए पेंशन आपको मिलने लगी है। तो मंथली पेंशन अगर आपकी आती है ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। और टैक्सेबल कहाँ होगी, ये सैलरी हेड में होगी। 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी, रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और जो इन चारों में नहीं आती है वो अदर सोर्स में आ जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है, मंथली अगर आपकी पेंशन की इनकम आती है तो सैलरी के अंदर ही आपकी टैक्सेबल होगी। आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन और बिफोर रिटायरमेंट आपकी जो सैलरी है वो उस टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका साल अप्रैल के अंदर चालू हुआ था और आप मान लीजिए सितंबर के अंदर रिटायर हो गए और यहाँ पे आपका मार्च आ रहा है, तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो भी आपको अमाउंट मिला था वो एज ए सैलरी मिला था, और इसके बाद में जो भी आपको मिलेगा वो एज ए पेंशन मिलेगा। हालांकि इनको दिखाना एक ही हेड में होता है, ये सैलरी में और पेंशन में, तो ये अमाउंट आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एज ए टैक्सेबल इनकम दिखानी पड़ेगी। इन दिस पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, आपने कोई पैसा था आपने एफडी में लगा दिया या ब्याज की सेविंग में पड़ा है, इसके अलावा कोई भी रेंट की इनकम आपकी आ रही है, मान लीजिए आपका एक मकान, दुकान, प्लाट है, उसका 1 लाख रुपए का किराया आया, तो उसमें आपको 30% की सीधी छूट मिलकर के आपकी इनकम में सिर्फ 70,000 रुपए ही जुड़ने वाला है। ये सब के सब मिलाकर के अगर 7,75,000 रुपए तक आते हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना है 1 भी रुपए का, क्योंकि आपको पता होगा न्यू टैक्स रेजाइम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाती है। आपकी इनकम रहेगी 7 लाख रुपए, और जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका टैक्स हो जाएगा 0। लेकिन आईटीआर भरनी
करानी मैंडेटरी है क्योंकि आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली गई है। तो टैक्स फ्री पेंशन कौन सी होती है? अगर आप एक डिसेबल आर्म फोर्स पेंशन ले रहे हैं, अगर आप आर्मी में थे, मिलिट्री में थे और डिसेबल हो गए हो और वो आपको कोई पेंशन देते हैं तो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सेक्शन 194 की भी बात हम कर लेते हैं। इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जिस व्यक्ति की उम्र 75 साल से ज्यादा है, मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट हो चुकी थी और 75 साल से ज्यादा की उम्र है, आपका एक ही बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपको पेंशन आ रही है और एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज जो भी आ रहा है वहीं पर ही आ रहा है, तो आपको आईटीआर भरनी भी जरूरी नहीं है और आपको एक डिक्लेरेशन उस बैंक में जाकर के देनी है। वो बैंक वाले आपका 194 में टीडीएस काट करके इनकम टैक्स को सूचना दे देंगे, लेकिन आपको आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। दोस्तों, एडवांस टैक्स गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका पूरे साल के अंदर 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है तो ये टैक्स हमें एडवांस में पहले से ही चाहिए। हम साल खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 31/3/25 को साल खत्म होगा, इसके बाद में 31 जुलाई को अगर आप अपने आईटीआर भरोगे तो हमें तो बहुत वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, कोई भी बिजनेस जो कि पीजीबीपी की इनकम नहीं आ रही है, तो आपको किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स नहीं भरना है। एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में 2 नंबर का अमाउंट मिलेगा दोस्तों, वो है कम्यूटेड पेंशन। आपको पता होगा पेंशन अनकम्यूटेड और कम्यूटेड होती है। अनकम्यूटेड पेंशन मैंने आपको बता दिया आपकी सैलरी में जुड़ जाएगी। कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 10(10)(a) के अंदर अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई हैं तो ये आपकी सारी की सारी अमाउंट टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो इसलिए आप भी बहुत ही भाग्यशाली हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया है तो। लेकिन वहीं पर कोई अदर एम्प्लॉई है दोस्तों, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम किया या इस तरह की कोई संस्था में काम किया या आप एक नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये फुली एग्जम्प्ट नहीं होगी, पार्शली एग्जम्प्ट होगी। पार्शली का मतलब कुछ हिस्सा आपकी इनकम में जुड़ सकता है और कुछ हिस्से पे आपको टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो आपको जितनी भी कम्यूटेड पेंशन मिली है उसका 1/3 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो एग्जम्पशन 1/3 की है। मान लीजिए आपको ग्रेचुटी मिलती है और आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है 60 लाख रुपए की, तो 60 लाख को अगर आप 3 से भाग देंगे तो 20 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी का 40 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा और आपको अपनी स्लैब रेट के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है, और अगर आपको ग्रेचुटी भी मिलती है साथ में तो कम्यूटेड पेंशन का तीसरा हिस्सा ही टैक्स फ्री होगा, बाकी के 2 हिस्से आपके इनकम में जुड़ जाने वाले हैं। अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो जितनी भी आपको वो मिलेगी दोस्तों कम्यूटेड पेंशन, उसका आधा हिस्सा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा और आधा ही टैक्सेबल रहने वाला है। पीछे 60 लाख रुपए आपको मिले थे, ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो 30 लाख रुपए आपका माफ है, 30 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज टैक्सेबल एज पर इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये डिफरेंशिएशन क्यों किया गवर्नमेंट ने? ग्रेटर टैक्स रिलीफ टू गवर्नमेंट पेंशनर। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है, कम्यूटेड पेंशन आती है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है, लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको या तो 1/3 की छूट मिलेगी या 1/2 की छूट मिलेगी। 1/3 की मिलेगी अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो आधी अमाउंट ही उसकी टैक्स फ्री होने वाली है। अब ग्रेचुटी की बात करते थे, ग्रेचुटी भी आ गई। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुटी मिली है तो सेक्शन 10(10) आपका ये डील करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, 0 रुपए का टैक्स आपको देना है। आप देख रहे हैं लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं, पूरी जिंदगी तो उनको आनंद आता ही आता है, रिटायरमेंट के टाइम भी गवर्नमेंट कितना सारा बेनिफिट उनको देती है। सेक्शन 10(10) बोलता है अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपके लिए टैक्स फ्री लिमिट है वो 20 लाख रुपए है पूरी लाइफ के अंदर। दोस्तों, अगर आपको 4 जगह से ग्रेचुटी मिली है 10-10 लाख रुपए की, तो आपको पता होगा आप सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की छूट ले सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के अंदर, अदरवाइज आपको बाकी के अमाउंट पर टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लीजिए 25 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली तो 20 लाख रुपए आपकी ग्रेचुटी टैक्स फ्री है, 5 लाख रुपए आपकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगी और आपको हो सकता है इस पे 30% टैक्स देना पड़ जाए। आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और ग्रेचुटी उसकी फैमिली को मिलती है तो दोस्तों ये टैक्स फ्री है। प्राइवेट कर्मचारी वालों को यहाँ पर भी लिमिट 20 लाख की है, और जो अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो सारी की सारी अमाउंट उस फैमिली मेंबर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाने वाली है। अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। अगर आपने लीव नहीं ली है, उसका कैश ले लिया है तो सेक्शन 10(10)(a) इसके ऊपर डील करता है। ओल्ड छुट्टियां थी दोस्तों, आपको पता होगा अगर मान लीजिए 365 दिन में आपको 1 महीने की 30 छुट्टियां अगर आपको अलाउ है और आप इसको नहीं लेते हैं तो इसके बदले आपको कुछ सैलरी मिलती है। तो अगर आपने मनी ले ली छुट्टियों की बजाय, अगर ड्यूरिंग द जॉब दोस्तों अगर आप रिटायर नहीं हुए हो अभी तक और आपने ऐसा कर लिया है, अपनी लीव एनकैशमेंट को इनकैश करा लिया है, तो ये आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, चाहे आप सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी कर्मचारी हो। और वहीं पर ओल्ड लीव पेंडिंग थी और आपने टेकन इंस्टेड ऑफ लीव आफ्टर रिटायरमेंट, आप रिटायर हो चुके हो, आप 60 साल के हो चुके हो, आपकी मान लीजिए 100 छुट्टियां पेंडिंग थी और उस हिसाब से आपका जो भी पैसा बनता था आपको मिल गया, तो आपका फुली टैक्स फ्री हो जाने वाला है। और वहीं पर हम बात करें दोस्तों, अगर ओल्ड लीव्स पेंडिंग थी उसकी, लेकिन उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, जो भी रिसीव्ड होता है फैमिली मेंबर के द्वारा, उनको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा ओल्ड लीव्स थी, अगर आप एक प्राइवेट
कर्मचारी थे तो आपके लिए दोस्तों 25 लाख रुपए तक ही माफ है। मान लीजिए आपकी लिव एनकैशमेंट बन गई 50 लाख रुपए की, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी को तो सारा माफ है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी के लिए 25 लाख ही माफ है, बाकी के 25 लाख रुपए उसकी सैलरी में जुड़ जाएंगे और हो सकता है उस पर 30% टैक्स देना पड़ जाए। हालांकि पहले तो ये लिमिट सिर्फ 3 लाख थी, अब इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं जीपीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। आपको पता होगा एग्जेम्प्ट के मेथड पर काम करता है। ये फुली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, खुद को मिले या लीगल हेयर को मिले। जीपीएफ इज टैक्स फ्री एट द रिटायरमेंट, या उसकी मृत्यु के कारण जो भी पैसा उसको मिलता है वो सारा का सारा माफ है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। विड्रॉल करते हो ईपीएफ से आफ्टर कंप्लीशन, अगर आपने 5 साल तक काम कर लिया उस संस्था में, फिर पैसा निकालते हो तो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन 5 साल से पहले आपने पैसा निकाल दिया और विड्रॉ किया तो वो टैक्सेबल हो जाने वाला है, अनलेस द टर्मिनेशन। अगर वो टर्मिनेशन, अगर मान लीजिए 3 साल की जॉब की आपने और ईएलएसएस को ईपीएफ का पैसा निकालना पड़ा, कोई हेल्थ इशू आ गया था या एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया था या ऐसी कोई स्थिति हो गई थी जो आपके या आपको जो जॉब दे रहा है उसके हाथ में नहीं था कुछ, तो फिर आप ये पैसा निकालेंगे तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। तो फैमिली पेंशन दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को कोई पैसा मिलता है, फैमिली पेंशन मेंबर आफ्टर डिमाइज, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि ये सैलरी में नहीं जाएगा। सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हो तो इन दोनों में से जो कम है सैलरी का जो तीसरा हिस्सा, मान लीजिए 90,000 रुपए की पेंशन फैमिली की मिली तो इसका तीसरा हिस्सा हो गया या तो 30,000 रुपए या 15,000 रुपए, दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। बाकी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में तीसरा हिस्सा या 25,000 रुपए, उन दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाने वाली है। तो फैमिली पेंशन भी आपकी इनकम में जुड़ेगी। तो इसके अलावा दोस्तों टैक्स फ्री इनकम में आपको बताना चाह रहा था, अगर आप सैलरी या पेंशन की इनकम ले रहे हैं और न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 7,75,000 रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इससे ऊपर इनकम चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही आपको 5%, 3 लाख से 7 लाख पर 10%, 7 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से 12 लाख पर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों, और 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। और वहीं पर बात करें, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो, बहुत सारी डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट लेने के बाद आपकी सैलरी या पेंशन 5.5 लाख तक आती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0, अदरवाइज आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आप दोस्तों अपना AIS, TIS और 26AS जरूर चेक करें, साल में एक बार तो आप जरूर चेक करें, क्योंकि मई में आपका ये अपडेट होता है। तो मई 2025 के बाद जून और जुलाई 2 आपके पास महीने रहेंगे। प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, कोई अच्छा बड़ा पैसा आया है तो कैसे उसको एडजस्ट करना है, इस चीज का जरूर ध्यान दें। लीगल रहें, लॉयल रहें, किसी भी तरह की फेक डिडक्शन ना लें। ITR अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो जरूर भरें। दोस्तों अननेसेसरी जो ट्रांजेक्शंस आप करते हैं, UPI में पैसा इधर कर दिया उधर कर दिया, कैश के अंदर लेन देन करते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, या उनके फैमिली में कोई पर्सन रिटायर होने वाला है। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।